बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी और तख्त लाहौर का फ़ैसला आज हो रहा है। ये तख्त किसको मिलेगा, चौधरी फैज़ुल्लाह को या हमज़ा शहबाज को? इसका फ़ैसला आज हो जाएगा। जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि हमज़ा शहबाज 1 या 2 वोटों से ये मुकाबला जीत जाएंगे। उसकी वजह क्या है मैं आपको आगे चल कर बताऊँगा। खुद तहरीक इंसाफ के ज़राए इस बात के दावा कर रहे हैं कि उनके 2 अरकान कम है और 7 अरकान के बारे में उन्हें शुबा है कि वो दूसरी तरफ जा सकते हैं या वो अपना वोट ज़ाया कर सकते हैं, वोट कास्ट नहीं कर सकते। खुद तहरीक इंसाफ वालों को ये शुबा है कि वो 186 अरकान पूरे नहीं कर पाएंगे। अगर 186 अरकान पूरे होते तो ख़ास अब कल ये धमकी न देते कि हमारा मैंडेट चुराया गया तो फिर मुल्क को श्रीलंका बनाएंगे। तो ये वो डर है, वो घबराहट है जो कि तहरीक इंसाफ के कैंप में नज़र आ रही है। और कल से तहरीक इंसाफ के कैंप में ये चहमगोइयाँ जारी है कि उनके बहुत से लोग जो हैं वो दाएं बाएं या लेफ़्ट राइट हो सकते हैं। बावजूद उसके कि ये दावा किया गया कि कल जो इजलास हुआ जिससे इमरान खान साहब ने खिताब किया उसमें 186 अरकान मौजूद थे। तो एक तरफ तो ये दावा किया जा रहा है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन के पास 186 अरकान मौजूद है और हुकूमत के पास तकरीबन 178 का नंबर है, तो तहरीक इंसाफ बासानी अपना वज़ीर आला मुंतखब करा लेगी। लेकिन फिर फ़िक्र काहे का, डर काहे का, धमकी किस बात की, ये बात समझ में नहीं आई। तो इसके पीछे ये उकदा खुला है कि डर यही है उन्हें कि बहुत से लोग दाएं बाएं लेफ़्ट राइट हो सकते हैं। दूसरी तरफ राना सलाउल्लाह ने दावा किया कि 1 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 50 लोग जो है वो इस बात का फैसला कर सकते हैं कि वो तहरीक इंसाफ को वोट ना दें, चौधरी फैज़ुल्लाह को वोट ना दें, और वोट ना देने के नतीजे में हमज़ा शहबाज जीत जाएंगे। आसिफ अली जरदारी कल रात चौधरीयों के घर बैठे रहे गुजरात हाउस में और उन्होंने वहाँ पे तकरीबन 5-7 घंटे का सेशन किया। 2 सेशन उन्होंने किए और सेशन में उन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि वो किस तरह मुस्लिम लीग काफ को कायल कर दे। लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि ख़तरा मौजूद है, ख़तरा मौजूद है उस ग्रुप के लिए जिसके पास 186 मेंबर हैं। तहरीक इंसाफ जो कि हालिया ज़िमनी इलेक्शन में 15 सीटें जीत कर मजबूत उम्मीदवार बन गई है और वज़ारत आला के लिए उनका नंबर पूरा है। कल उन्होंने दावा किया था कि उनके पास 186 लोग मौजूद हैं। लेकिन इस दावे के बाद खान साहब ने जो खिताब किया उस खिताब में उनके खिताब से तासुर मिला कि उनके पास नंबर गेम मौजूद नहीं है और उन्हें घबराहट है, डर है, क्योंकि 186 का नंबर होता तो वो कभी भी मुल्क को श्रीलंका बनाने की धमकी ना देते। तो इसके बाद से कल रात से ये अफवाहें ज़ेर गर्दिश है कि हमज़ा जीत रहा है। हमज़ा की जीत का इससे पहले खास साहब की तकरीर से पहले हमज़ा की जीत के बारे में इतने दावे नहीं किए जा रहे थे जितने इमरान खान की तकरीर के बाद किए गए। उसकी दूसरी वजह यह भी हो सकती है खान साहब की इस फ्रस्ट्रेशन के पीछे कि जब खान साहब खिताब कर रहे थे उस वक्त आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात के साथ बैठे हुए थे और शायद यही वजह थी कि तहरीक इंसाफ के कैंपों में बेयकीनी की फ़िज़ा फैली हुई थी और चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी में घंटों मुज़ाकरात हुए और इस दौरान परवेज़ लाई और मुनस सलाई के साथ उनकी मुलाकात हुई या नहीं हुई और किस अहम शख्सियत से किस अहम शख्सियत की बात कराई गई ये आपको आगे चलकर बताते हैं और उस बात का नतीजा क्या निकला वो भी बताएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कल अपने मुखालफिन के कैंपों में आग लगा रखी है और उनके उस बयान के ऊपर जो उन्होंने एक तवील अरसे के बाद यानी हज के अयाम गुजारने के बाद वापस आए और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिस बयान ने उनके मुखालफिन के तोते उड़ा दिए। ना सिर्फ तोते उड़ा दिए बल्कि इस बयान की उनके अपने लोग भी मजम्मत कर रहे हैं क्योंकि ये बयान खासा तुंदो तेज़ है और जिस तरह तहरीक इंसाफ पिछले कई रोज़ से अपने मुखालफिन के ऊपर छुरियाँ चला रही है उसका जवाब देने के लिए शायद उनके पास मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान से बेहतर कोई जवाब नहीं था। तो मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा वो आपने सुन लिया होगा कि उन्होंने यूथियों की बात की है, तितलियों की बात की है और उनकी कुछ बातें ऐसी है जिससे उन्होंने एक सियासी दर्जा हरारत को मज़ीद बुलंद किया। नए चेयरमैन नैब आगे हैं और नया चेयरमैन नैब वो शख्सियत आई है जिसने खान साहब का 2014 का धरना नाकाम बनाया था।
आफ्ताब सुल्तान साबिक डीजी आई भी रहे हैं, इसके अलावा वो आईजी पुलिस भी रहे हैं। उन्होंने वो ये सारा काम किया था जब वो 2014 में डीजी आई भी थे। तो उनकी नैब पर तकर्री के बाद इस बात का कभी इम्कान है कि खान साहब का अगला टारगेट नए चेयरमैन नैब होंगे, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ खान साहब पहले भी बहुत ज़्यादा बयानबाजी कर चुके हैं और अब चेयरमैन नैब उनको लगाने के बाद यकीनी तौर पर खान साहब का अगला निशाना हो सकता है। इस वक्त वो इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं और कल खान साहब ने ये भी कह दिया कि नए इलेक्शन कमीशन होते हुए वो इलेक्शन में नहीं जाएंगे। इसके अलावा कल रात पीटीआई के अरकान जिस होटल में ठहरे हुए वहाँ पे आग लग गई और उस आग लगने के बाद वह हड़बूंग मच गई और लोगों की दौड़ें लग गई। ये आग कैसे लगी और इस आग लगने के पीछे क्या हिकमत अमली थी, क्या वजह थी आग लगने की, किसके कमरे में आग लगी, इस आग का नतीजा क्या निकला और ये आग अगर फैल जाती तो फिर आज की खबरें बिल्कुल मुख्तलिफ होती। लेकिन ये आग पर काबू पा लिया गया। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों ने रात भर इस बात के दावे किए कि बहुत से लोगों की फैमिली के ये लोगों के साथ रब्ते करके उन्हें उनके साथ लेन देन किया जाता रहा। और इसमें एक खातून एमपीए का भी नाम आ रहा है कि उनके घर पे उनकी बेटी के साथ डील हो रही थी। तो ऐन वक्त में पीटीआई ने फड़ ली। तो पीटीआई दावे कर रही है लेन देन के और लोगों की खरीदे फरोख्त के, जबकि हुकूमत के हलकों में इस तरह की कोई बात अब नहीं आ रही जिस तरह वो कह रहे थे कि जी हमारे कुछ लोगों को ख़रीदा गया या बेचा गया। तो तख्ते पंजाब के लिए मैं आपको बता दूं कि पंजाब असम्बली में पीटीआई के नए जो 15 अरकान है, मुस्लिम लीग के नून के 3, इन सब ने मिलकर खिलाफ उठा लिया। तो पंजाब में 9 मुंतखब अरकान के आने के बाद जो स्कोर बना है वो इस तरह है कि मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के अरकान को मिला के उनके टोटल 186 अरकान हैं। और दूसरी तरफ अभी हतमी नंबर नहीं जारी किया गया, लेकिन गुमान ये कि उनके पास 180 का फिगर है। राना सलाउल्लाह ने दावा किया है कि 50 अरकान ऐसे हो सकते हैं जो कि अपने ज़मीर की आवाज़ पर अपना वोट हमजा शहबाज को दे सकते हैं या वोटिंग से गैर हाज़िर रह सकते हैं। यानी वो ये कहते हैं कि पीटीआई के कुछ लोग हो सकता है कि हमजा शहबाज को वोट दे दें या फिर वोट ना ही दें, वोट इस्तेमाल ही ना करें। तो आज इस बात का ख़दशा मौजूद है, इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि बहुत कुछ हो सकता है। स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मुज़ाहिरी ने एक बार फिर लेटर लिखा है। उन्होंने भी इस यानी सोशल मीडिया में पता नहीं वो एक्टिव है कि नहीं है, लेकिन उनके नाम से भी खबर चल रही है कि कुछ सरप्राइज़ आएगा। अब वो क्या सरप्राइज़ आएगा, तो सरप्राइज़ यही हो सकता है कि जिनके नंबर कम है वो दोबारा वज़ीर आला मुंतखब हो जाए और जिनके नंबर ज़्यादा है वो हार जाए। तो रियलिटी ये है कि तहरीक इंसाफ के नंबर ज़्यादा है और मुस्लिम लीग नून के कम है। इसके अंदर क्या तब्दीली आ सकती है, और चूँकि ज़िमनी इलेक्शन हुआ है इसके इंतखाब के बाद अपोजिशन का पलड़ा भारी हो गया और उनके नंबर 188 हो गए, लेकिन उनमें से भी उनके पास 186 का फिगर है। 2 एमपीज़ के बारे में ये कहा जाता है कि वो या गायब हो गए हैं या बाहर चले गए, एक तुर्की चले गए, कोई और चले गए, 2 नंबर कम है उनके पास। तो कल जो इजलास हुआ उसके में कहा गया जी कि 186 लोग मौजूद है और मुस्लिम लीग नून का एक वोट चुके रिकाउंटिंग में जा चुका है। एक मेंबर असम्बली उनका रिकाउंटिंग में चला गया है, जिसकी कल रात रिकाउंटिंग हुई है जो कि रिटर्निंग अफसर ने की है। आज इम्कान है कि उसका वो रिजल्ट दे देंगे और इजलास से पहले या इजलास के दौरान उनकी वोट टेकिंग सेरेमनी हो सकती है। अब एक 180 वर्सेस 186 का मुकाबला, तो 6 वोटों का फ़र्क है। जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को तकरीबन 7 मेंबरान के ऊपर डाउट है कि ये पलटा मार सकते हैं, ये लेफ़्ट राइट हो सकते हैं। 2 वैसे ही मिसिंग है, 7 अरकान की कमी के बाद उनके वोट आ जाएंगे 179। तो ये 1 या 2 वोटों से हमजा शहबाज इलेक्ट हो जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से कहा जी कि अगर पंजाब असम्बली का मैंडेट चोरी किया गया तो मैं सबको वार्न करता हूँ कि ये मुल्क श्रीलंका की तरफ जाएगा, फिर जो होगा मैं ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। तो उन्होंने खास साहब ने ये धमकी दी है कि मेरा चूँकि मैंडेट है और फिर मुझे जीतना चाहिए। ये बात उनकी दुरुस्त है, लेकिन उनके पास अगर अरकान पूरे हैं और कल रात बकौल उनके के तमाम अरकान असम्बली को होटलों में ठहराया गया और ख़ुद तहरीक इंसाफ उसकी निगरानी कर रही है, तो फिर उन्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए था, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आते। उनको ये शुबा है कि उनके लोगों को तोड़ लिया जाएगा और उनके लोग बिक जाएंगे। उनके अलावा किसी और जमात को ये शुबा नहीं है कि उनके लोग बिक जाएंगे। तो ऐसा क्यों कि तहरीक इंसाफ ही
में ही लोटे पाए जाते हैं और वही सोचते हैं कि इनके लोग बिक जाएंगे। तो एक और उन्होंने हम बात की है इमरान खान साहब ने कि ये वो वक्त वो दिन चलेंगे जब एस्टेब्लिशमेंट जिसकी मदद करे वो इलेक्शन जीते। खान साहब की वैसे तो खान साहब की ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स है, वो हर उस शख्स के ऊपर जिसके साथ उनका उन्होंने मैच डालना होता है और उसके ऊपर वो एलिगेशन शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने इस मामले में भी यानी कल रात से लोगों को एक टॉनक दे दिया, एक एनर्जी दे दी है कि देखो कल अगर गड़बड़ हुई तो फल लड़ाना और यानी बाहर निकलाना। तो अल्टीमेटली उनका गोल ये कि कोई ऐसा एक बहाना मिल जाए जिसके बाद ये मुल्क श्रीलंका बन जाए, क्योंकि अभी तक इतनी लाख कोशिशों के बावजूद सिर्फ एक यही काम नहीं हो सका। कल भी जिस MPA को पिटाई लगी उसके ऊपर ख़ुद तहरीक इंसाफ वाले भी ज़्यादा खुश नज़र नहीं आए। ये कहा जा रहा था कि जी सबक मिल गया चोरों लोटों को। कुछ लोगों ने कहा, हलीम आदिल शेख जैसे लोगों ने, जो कि एग्रेसिव पॉलिटिक्स के हामी है, जो तशद्दुद करते और कराते रहे हैं, तो वो तो कहेंगे ठीक है पैंटी पैंटी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग इस बात से डर गए, ख़ुद तहरीक इंसाफ के लोगों में डर पैदा हो गया। कल ये समझने की बात है कि ये जो खान साहब के करिंदे कल को अगर किसी को फैंटी लगाएंगे किसी और को, तो ये अपनों को फैंटी लगा सकते हैं। आज के इलेक्शन से चंद घंटे पहले मौलाना फजलुर रहमान मार्केट में आए और मौलाना फजलुर रहमान ने आके जो मीठी मीठी चित्रौल शुरू की। चित्रौल की हद तक रहते तो ठीक था, लेकिन वो फिर चूँकि काफ़ी दिनों का मुझे लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान भरे हुए थे, तो उन्होंने अपने दिखाना शुरू कर दिया। उनको नज़र आया कि ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स हो रही है, तो मौलाना फजलुर रहमान भी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करना जानते हैं, उनके पास भी स्ट्रीट पावर है। एग्रेसिव पॉलिटिक्स वही कर सकता है जिसके पास स्ट्रीट पावर हो, जिसके पास लोग पीछे हों। जिसके को लोग नहीं हो गए तो होम्योपैथिक है ना, वो तो फिर जोड़ तोड़ ही करेगा ना। जरदारी सब कर रहे हैं ना जोड़ तोड़, क्योंकि उनके पास वो स्ट्रीट पावर नहीं है, ये मानना चाहिए। सिंध में कुछ होगी और सिंध में उनका वोट बैंक होगा, लेकिन बाकी मुल्क में नहीं है। तो स्ट्रीट पावर तो आपको चाहिए यूनानिमसली। तो मौलाना फजलुर रहमान वो लीडर है जिसकी बलूचिस्तान में भी स्ट्रीट पावर है, उतना ही बड़ा जलसा कर सकते हैं। सिंध में भी उतना ही बड़ा जलसा कर सकते हैं, पंजाब में भी उतना ही बड़ा जलसा कर सकते हैं जितना वो खैबर पख्तूनख्वा में कर सकते हैं। और अगर उनको कहें ना कि आप अफ़गानिस्तान में जलसा कर दें, तो वो अफ़गानिस्तान में भी इतना ही बड़ा जलसा कर देंगे। तो वो इस किस्म की शख्सियत है। तो उन्होंने इस एग्रेसिव पॉलिटिक्स के जवाब में एग्रेसिवली जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में उन्होंने बहुत सी बातें कह दी जो जिसके ऊपर अब तहरीक इंसाफ वाले वो तो तपे ही हुए हैं, लेकिन बाकी के लोगों के भी कान खड़े हो गए कि ये क्या हो गया और ये इतना सख्त बयान क्यों दिया मौलाना फजलुर रहमान ने। मौलाना फजलुर रहमान तो बड़े ठंडे मीठे और यानी वो इतनी ज़्यादा अग्रेसिव बातें करते नहीं जितनी उन्होंने कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान का पहला मुतालबा ये था कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए। उन्होंने दूसरी बात ये की कि ये शहबाज शरीफ बड़ी शराफत का मुजाहरा कर रहा है और इतनी भी शराफत अच्छी बात नहीं है। तीसरी बात उन्होंने बड़ी ख़तरनाक की, उन्होंने कहा कि हमारे लोग कत्ल हो रहे हैं, कबायली इलाकों में JUI के उलमा की टारगेट किलिंग हो रही है, तो बताया जाए कि टारगेट किलर कौन है, कातिल कौन है, वरना कत्ल की जिम्मेदारी रियासती इदारे कबूल करें। दीनी मदारस पर तो इदारों का कब्ज़ा है। उन्होंने कहा कि इदारे मुल्क को मजाक न बनाएं, इसमें अपनी सियासत न करें। क्या रियासत चाहती कि हमारे नौजवान जज्बात में आकर बंदूक उठा लें? उलमा साथ खड़े ना होते तो फ़ौज मुल्क को नहीं बचा सकती थी, इसके बावजूद हमें सज़ा दी जा रही है। तो जब से वो हुकूमत बनी है PDM की, जब से इत्तेहाद में है, तो पहली बार इस किस्म का सख्त स्टेटमेंट नज़र आया है PDM के कैंप से। मौलाना फजलुर रहमान PDM के सरबराह है और उनकी जानिब से ये कहना कि रियासती इदारे या सियासत कर रहे हैं या उनके लोगों की टारगेट किलिंग हो रही है तो रियासती इदारे इसमें मुलव्वस हैं, ये बड़ा संजीदा एलिगेशन है जो कि जो कि फ्यूचर पॉलिटिक्स की तरफ इशारा कर रहा है कि हमें तंग ना किया जाए या हमें हमारे साथ जो कुछ किया जा रहा है उस पर अभी हम खामोश हैं, लेकिन आइंदा हम भी बात कर सकते हैं। तो बंदूक उठाने वाली बात, हाँ सब कह रहे हैं मुल्क श्रीलंका बन जाएगा, और मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि नौजवान बंदूक उठा लेंगे। तो ये दो बातें बहुत संजीदा और नोयत की है जिनको संजीदा लेना चाहिए। तो ये संजीदा किसने लेनी है? मुल्क के रियासती इदारों ने लेनी है, लेकिन रियासती इदारे कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, हम इसमें है नहीं। खान साहब को उन्होंने अटैक किया और उन्होंने सीधा सीधा कहा कि इमरान खान के इर्द गिर्द पागल और बेवकूफ़ लोग जमा हैं
और वो कहते हैं हम जहाद कर रहे हैं, हम आपके लिए ज़मीन इतनी गर्म कर देंगे कि यूथियों के गर्म तलवे इस पर नहीं रखे जा सकेंगे। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी छोटी छोटी तितलियों के पर इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तो इमरान खान तुम अपनी हदूद में रहो। अल्फाज आगे पीछे, लेकिन मुद्दा ये जो 3-4 बातें मैंने उन्हें बताई, अल्फाज ये, लेकिन मुद्दा वही जो 3-4 बातें मैंने आपको बताई है। तो ये धमकी कह लें इसको या जो भी था, इसमें लोगों ने कहा कि ये ज़रा सा मौलाना के, यानी मौलाना से तवक्को नहीं कि वो इस किस्म की बात करेंगे। मौलाना आलम दीन भी है और बड़ी महज़ब गुफ्तगू कहते हैं, लेकिन तितलियों का मतलब ये कि उनका इशारा ख़वातीन की जानिब है, जो कि गैर मुनासिब सी बात है। सियासत अपनी जगह पे, लेकिन वो ख़वातीन जो कि इमरान खान के जलसों में जाती हैं वो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, वो हमारी माएँ बहनें हैं, कोई और नहीं है। ठीक है, घर में इख्तलाफात होते हैं तो हम समझते हैं कि सियासी इख्तलाफात आपस में हैं लोगों के, आपके भी होंगे, लेकिन इस तरह उनको टारगेट करना वो दुरुस्त नहीं है। तो इसकी तकरीबन सभी ने मजम्मत की है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये राना सलाउल्लाह को हरकत में लाएँ, ये शहबाज शरीफ गैर शराफत दिखा रहे हैं और फॉरेन फंडिंग फेक का फैसला क्यों नहीं आ रहा, राना सलाउल्लाह को लाए हरकत में, इमरान को पकड़े, गिरफ़्तार करें। तो PDM मुतालबा कर रही है इमरान खान की गिरफ्तारी का, और राना सलाउल्लाह साहब कहते हैं मुझे कैबिनेट इजाज़त नहीं दे रही। तो फिर इत्तेहाद रहेगा या नहीं रहेगा, यानी PDM का इत्तेहाद फिर कहाँ स्टैंड करता है कि PDM का सरबराह कह रहा है कि इमरान खान को फड़ो, तो PDM वालों जो वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ, वो उस बात पर खामोश बैठे हैं। तो शहबाज शरीफ किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? तो मौलाना फजल रहमान की वापसी के बाद सियासत में जान तो पैदा हो गई है और ज़्यादा यानी मुकाबला बराबर हो गया, क्योंकि दूसरा एंड बिल्कुल ही फारग हो गया है। आप देख रहे हैं, ना नवाज शरीफ बोल रहे हैं, ना मरीम नवाज बोल रही हैं, ना शायद खान अब्बासी बोल रहे हैं। शहबाज शरीफ तो वैसे ही उस ग्रुप में जैसे धनिया ग्रुप कहा जाता है, धनिया ग्रुप की तो चले, उसे नहीं बोलना, वो ठंड प्रोग्राम है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम लिए जाते हैं। लेकिन नवाज शरीफ की खामोशी और नवाज शरीफ का इसके ऊपर ना बोलना, वो खासम को थोड़ा यानी खुल खेलने की इजाज़त दे रहा था। अगर ये काम मौलाना फजल रहमान इलेक्शन के दिनों में करते तो शायद कुछ लोगों में जो मायूस लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, उनमें जान पड़ जाती। लेकिन अब उन्होंने बहरहाल आके उन्होंने बल्कि अदलिया को भी अटैक किया। तो मौलाना फजल रहमान ने तकरीबन सभी को टारगेट किया, अदलिया, फ़ौज, इमरान खान, सबको मौलाना फजल रहमान पे गए। तो मौलाना फजल रहमान का पढ़ना मतलब है कि PDM के अंदर जान थोड़ी सी आई है कि वो, वरना तो लग रहा था कि इमरान खान साहब की हवा चल रही है और इमरान खान साहब ने सबको रोंद के रख दिया। तो मौलाना फजल रहमान की बड़ी दबंग एंट्री हुई है, लेकिन उनकी जो 1-2 बातें हैं वो ज़ाहिर है हीट ऑफ द मूवमेंट में जिस तरह इमरान खान साहब कर जाते हैं बातें, वो भी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं तो बहुत सी हदें क्रॉस कर जाते हैं। तो इस तरह मौलाना फजल रहमान ने भी इस दफ़ा अपनी हद से, यानी कहते हैं क्रीज से निकल के छक्का मारने की कोशिश की है, और छक्का उनका लगा है। लेकिन वो कहने वाले कहते हैं ना, ये छक्का अकॉर्डिंगली नहीं था, यानी ये कॉपी टेक्स्ट बुक शॉट नहीं थी, ये ज़रा स्लगिंग थी। तो उन्होंने स्लगिंग स्पीच की है। और अगली खबर यह है कि हुकूमत ने नैब के चेयरमैन का तकर्रुर कर दिया है और IB के साबिक DG आफ्ताब सुल्तान, उनको DG IB लगाया है, जिन्हें जासूसों का जासूस कहा जाता है, जिनके क्रेडिट में बहुत कारनामे हैं और जिनको मुस्लिम लीग नून का ख़ास आदमी भी समझा जाता है। और उनके हवाले से एक बात तो बड़ी तय है, और वो बात वो तरीके साहब वालों को पसंद नहीं आएगी कि वो बड़े अपराइट और बड़े ही टू दी पॉइंट किस्म के, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के पुलिस अफसर रहे हैं। और उसके बाद IB में जब वो आए तो उन्होंने IB को जदीद खतूत पर इस्तवार किया, यानी अपने ज़माने में ऐसे इक्विपमेंट वो IB के अंदर लेकर आए। उन्होंने रिफॉर्म की बुनियादी तौर पर। IB एक मुर्दा सा इदारा था और ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन थी वो मुल्क की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के पास होती थी। IB जो कि सिविल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है, उसके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं थी जो कि बाकी एजेंसियों के पास थी। तो उनको फिर उन्होंने IB को अपग्रेड किया और ऐसा इक्विपमेंट वो लेकर आए जिससे IB के अंदर बहुत ही ज़्यादा तरक्की आई और हुकूमतों को IB की मालूमात पर इन्हिसार करना पड़ा।
इसमें सबसे अहम वाक़या 2014 का धरना है, जब उस वक्त के DGI जनरल ज़हीर इस्लाम की एक ऑडियो उन्होंने रिकॉर्ड की, जिस ऑडियो में वो ये साबित हुआ कि वो धरने के मास्टरमाइंड है और धरने की तमाम हदायतकारी वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो यही ऑडियो टेप थी जो नवाज शरीफ ने राहील शरीफ के सामने रखी और कहा कि फ़ौज मेरा तख्ता उलटना चाहती है और इस धरने में फ़ौज मुलव्वस है। तो जनरल राहील साहब ने इस बात से इनकार किया कि फ़ौज उनका तख्ता उलटना चाहती है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब ने जो रिकॉर्डिंग थी वो इनके सामने रखी। मरहूम मुशाहिदुल्लाह इसके बारे में बहुत सी बातें बता चुके हैं, तो ये कोई बात ऐसी नहीं जो कि मैं नहीं बता रहा हूँ। तो उनका जो बड़ा अहम किरदार है कि वो जो जनरल ज़हीर इस्लाम की जो गुफ्तगू थी वो रिकॉर्ड IB ने की थी और उसके सरबराह आफ्ताब सुल्तान थे। अब ये चूँकि दोबारा वो आए तो खास साहब मुखालिफ ने, क्योंकि खास साहब का धरना उन्होंने काम बनाया था, तो खास साहब उन्हें छटन और ये मामला भी कोर्टों में जाएगा। और उनको पहले भी नैब के ज़रिए ग्रिल करने की कोशिश की गई लेकिन कुछ नहीं मिला। अब फिर उनके कुछ केसेस जो है वो तहरीक इंसाफ वाले कल से ढूंढ रहे हैं, बताएं जी क्या क्या उनके ऊपर चार्जेस रहे हैं, ताकि उनको यानी को उनके बारे में कहा जाता है कि वो लैंड्स के कुछ मामलात में, एक तो पाकिस्तान के अंदर जिसके वो 4 पैसे आ जाते हैं ना, वो बेचारा प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर देता है। और प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने का मतलब ये कि लोगों ने उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क तो लगा ही दिया ना कि पैसा कितों आया जी, एनी ज़मीन आ गई। तो वो भी प्रॉपर्टी के कारोबार में हैं, तो उनके ऊपर भी इस तरह की बात आ गई। तो ये हाँ सब के लिए कुछ खबर नहीं कि नैब के जो नए चेयरमैन आए हैं वो उनके मुखालिफ कैंप के बड़े तगड़े बंदे हैं। अब अगला गवर्नर स्टेट बैंक आ रहा है और गवर्नर स्टेट बैंक आज या कल उसके नाम का अनाउंस हो जाएगा। तो आज देखते हैं कि वो सरप्राइज़ आता है उनकी तरफ से। और कल जो जरदारी साहब ने रात 7-8 घंटे लगाए चौधरी के घर, उसका कोई रिजल्ट आता है, या वो जो एक और बात लोग कह रहे हैं कि जी चौधरी के घर वो बैठे थे और उन्होंने चौधरी को इंगेज किया हुआ था। तो चौधरी तो बेचारे रात भर सोते नहीं, क्योंकि वो बेचारे पूछते थे जरदारी चला गया, कहते जी बैठा है, जरदारी चला गया, नहीं जी बैठा है। तो सुबह तक तो वो जागते रहे। और जरदारी साहब भी को सुबह के आसपास निकल के गए हैं घर पे, और उनके बारे में कहते हैं कि जरदारी साहब ने उनको एंगेज कर रखा था। इस दौरान कुछ और मामला सेटल हो रहे थे। उसका एक ग्लिम्स मैं आपको बताता हूँ। वो ये आया है कि एक दावा किया गया है रात ही तहरीक इंसाफ के जो मीडिया के लोग हैं वो कह रहे थे जी खातून MPA उनकी बेटी के साथ डील और वो पकड़ी गई है और वो खातून MPA घर जाना चाह रही थी। तो पता चला कि यानी अब ऐसा भी है कि अरकान असम्बली तो मौजूद है, हॉस्टेज बने हुए हैं। खान साहब ने कमरे बंद किए थे, होटल थे, गड्ढापुर को लगाया हुआ वहाँ पे यानी दरोगा। वो इस दौरान लॉबी में आग लग गई, लॉबी में नहीं बल्कि कमरे में आग लग गई। नदीम अब्बास 12 के कमरे में आग लग गई। अब आग लगी या लगाई गई लेकिन पैनिक फैल गया, आग लग गई, दौड़ने लग गई, उनके कमरे से धुआं निकलना शुरू हो गया। तो इस बात का खदशा कि उनके कमरे में पूरी आग फैल ना जाए और ये पूरे होटल को ना लपेट में ले जाए और पता चले सवेरे इलेक्शन होना सी, रात आग लग गई। और ये इल्ज़ाम भी फिर शहबाज शरीफ पे आना था उनके ऊपर। पहले इल्ज़ाम है कि वो आग लगा देते हैं, रिकॉर्ड चला देते हैं। लेकिन वो पता चला कि वो एक हेयर ड्रायर था, उस हेयर ड्रायर में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, उससे आग लगी है। और वो आग फिर खुद नदीम अब्बास वारा जो कि मेंबर हैं उन्होंने पानी फेंक के बुझाने की कोशिश की, तो उन्हें करंट भी लगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी थी। तो फिर उन्होंने खैर आग बुझा दी और धुआं फैला और उसके बाद वो वापस अपने कमरे में भागे। पहले वो निकल गए थे, फिर भागे वापस आए कि वो अपना वो कार्ड जो है, मेंबरशिप कार्ड जो है असम्बली का, वो पकड़ सके, क्योंकि वो ID है, उसके बाद वोटिंग नहीं होनी। तो वो उन्होंने 12 तलाश कर लिया, बचा लिया गया। तो उसके बाद फिर ये बैठ के घंटों इस बात पे गौर किया गया कि ऐसे पूरे होटल में आग लाने की कोशिश की गई और ये आग लग जाती तो फिर सारे ID जल जाते और फिर ये इलेक्शन कैसे होता है और जो अठवट होती है। तो उनकी तरफ से रात जो इस तरह गुजारी गई है, वो खास साहब ने अमेरिका से आज़ादी दिलानी है ना कौम को, तो इसलिए उन्होंने अपने अरकान असम्बली को गुलाम बना के रखा हुआ है। यानी अब ये कहने वाले तो कहते हैं ना कि 178 सीटों वाला 10 सीटों वालों को अगर वज़ीर आला पंजाब बना रहा है तो गुलाम कौन है? और फिर अगर इन सबको उन्होंने हॉस्टेज बना रखा है, यानी इतना अपने अरकान असम्बली के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर वो कौन सी रियासत बनाएंगे और कौन सी बातें कर रहे हैं? तो पल्ले कुछ नहीं गा।
सरप्राइज़ आ सकता है, और सरप्राइज़ आने के बाद फिर देखने हैं कि श्रीलंका बनता है या नहीं बनता, क्योंकि अब मौलाना फजलुर रहमान की जो खिताब है उसके बाद इस बात का खदशा है मुझे कि कहीं जो कुछ तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं दूसरी पार्टी अमली तौर पर वो कर ना गुजरे, तो इन हालात से बचना चाहिए। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।